हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल जस्ट मैक्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे आरबीएससी का मैक्स का चैप्टर नंबर 11 परिमाप और क्षेत्रफल क्लास 7th का। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप क्या है? भूमि का आप तल में बनी आकृतियों का परिमाप तथा वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों के बारे में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। परिमाप एक बंद आकृति के चारों ओर की दूरी, जबकि क्षेत्रफल एक बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल के भाग या क्षेत्र को दर्शाता है। इस कक्षा में आप कुछ और तल की आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में सीखेंगे। वर्ग और आयत। वर्ग आप लोग जानती हैं, चार बराबर की भुजाएं होती हैं, और आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। आयुष और दीक्षा दोनों चित्र बनाते हैं। आयुष ने एक चित्र 60 सेंटीमीटर लंबाई और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक आयताकार शीट पर बनाया, जबकि दीक्षा ने एक चित्र 40 सेंटीमीटर लंबाई और 35 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक आयताकार शीट पर बनाया। इन दोनों चित्रों को अलग अलग फ्रेम और लेमिनेट कराना है। यदि फ्रेम कराने का खर्चा 3 रुपये प्रति सेंटीमीटर हो तो कौन से चित्र को फ्रेम कराने के लिए अधिक रुपए खर्च करने पड़ेंगे? यदि लेमिनेशन कराने का खर्चा 2 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो किसके चित्र के लेमिनेशन पर अधिक खर्च करना पड़ेगा? तो ये निकालने के लिए पहले हमें इनका क्षेत्रफल ज्ञात होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे। फ्रेम पर कुल व्यय ज्ञात करने के लिए हमें उनका परिमाप ज्ञात करके फ्रेम कराने की दर से गुणा करने की आवश्यकता होगी। पहले उनकी चारों भुजाओं की लंबाइयाँ इनकी उसका परिमाप ज्ञात करने के लिए फ्रेम कराने की दर से गुणा करने की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार लेमिनेशन पर कुल व्यय ज्ञात करने के लिए हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करके उसे लेमिनेशन कराने की दर से गुणा करने की आवश्यकता होगी। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको क्षेत्रफल या परिमाप में से किसको ज्ञात करने की आवश्यकता होगी? एक श्यामपट्ट कितनी जगह घेरता है? एक आयताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई क्या है? ये आपको कुछ एक्टिविटी दी गई है। अब क्या होता है, परिमाप निकालने के लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज की जरूरत होती है। वो फॉर्मूले क्या है? समबाहुभुज का परिमाप। समबाहुभुज यानी कि उसकी सारी भुजाओं की लंबाई एक बराबर हो। समबाहुभुज यानी कि समान, बहु यानी कि जितनी भी भुजाएं उसकी, बहुभुज, भुज यानी भुजाएं। समबाहुभुज का परिमाप क्या होता है? भुजाओं की संख्या इंटू एक भुजा की लंबाई। ठीक है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा, 4 भुजाएं होती हैं वर्ग में, और उसकी भुजा की लंबाई। ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को आप प्लस करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एल यानी लेंथ और बी यानी ब्रेथ। आयत का क्षेत्रफल एल लंबाई इंटू भुजा, लंबाई इंटू चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा यानी कि भुजा स्क्वायर। तान्या को एक कोलाज को पूरा करने के लिए 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की आवश्यकता थी। उसके पास 28 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक आयताकार शीट थी। उसने इस आयताकार शीट में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग को काटा। उसकी सहेली ने शीट के शेष भाग को देखा और तान्या से पूछा कि क्या शीट का परिमाप अब बढ़ गया है या कम हो गया है? क्या भुजा AD की लंबाई, देखिए भुजा AD की लंबाई वर्ग काटने के उपरांत बढ़ गई है या क्षेत्रफल बढ़ गया है या कम हो गया है? तान्या सन्मुख भुजा में से एक और वर्ग काटती है। क्या शीट के शेष भाग का परिमाप पहले से और अधिक हो जाएगा? क्या क्षेत्रफल पहले से और अधिक बढ़ेगा या कम होगा? अतः यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इससे स्पष्ट है कि परिमाप के बढ़ाए जाने पर क्षेत्रफल का बढ़ना आवश्यक नहीं है। इसके बाद कुछ एक्टिविटी दी गई है। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। 10 मीटर इंटू 10 मीटर माप वाली एक दीवार में 3 मीटर गुणा 2 मीटर माप वाले एक दरवाजे का फ्रेम चौखट लगाया जाना है। यदि 1 मीटर स्क्वायर दीवार पर पेंट कराने की मजदूरी 2.5 रुपये हो तो पूरी दीवार पर पेंट कराने का
कुल मजदूरी खर्च ज्ञात कीजिए। यानी कि भुजा दीवार तो कितनी है आपकी, कितनी माप है दीवार की, 10 मीटर इंटू 10 मीटर, लेकिन उसमें से क्या किया कि एक दरवाजे को निकाल दिया 3 गुणा 2 मीटर का। उसके बाद क्या कह रहा है कि यदि 1 मीटर स्क्वायर दीवार पर पेंट कराने का खर्च हो, तो दीवार पर जो हम पेंट कराएंगे उसमें से दरवाजे को माइनस करना पड़ेगा। पहले दरवाजे को निकाल देंगे, फिर बाकी जो दीवार बचेगी उस पर हमको पेंट कराना है। 1 मीटर स्क्वायर दीवार पर पेंट कराने की मजदूरी 2.5 रुपये हो तो पूरी दीवार पर पेंट कराने की कुल मजदूरी खर्च ज्ञात कीजिए। दीवार पर पेंट दरवाजे को क्षेत्रफल को छोड़कर होगा। ठीक है, दरवाजे का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आयत दरवाजा तो क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, 3 गुणा 2 यानी कि 6 मीटर स्क्वायर। दरवाजे सहित दीवार का क्षेत्रफल क्या था, भुजा इंटू भुजा, यानी कि 10 मीटर इंटू 10 मीटर बराबर 100 मीटर स्क्वायर। तो दरवाजे को छोड़कर दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, 100 माइनस 6 यानी कि 94 मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर पर आपको खर्चा दे रखा है 2.5 रुपये, तो आपको 94 मीटर स्क्वायर पर खर्चा निकालना है। जब भी आपसे एक का देख के ज़्यादा का पूछता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और ज़्यादा का देख के एक का पूछता है तो हम क्या करते हैं, भाग, डिवाइड। ठीक है, तो दीवार पर पेंट कराने की कुल मजदूरी 1 का दिया हुआ है, उसने 2.5 रुपये, तो 94 मीटर स्क्वायर का निकालेंगे तो 2.5 इंटू 94 यानी कि 235 रुपये आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि शीट की लंबाई 25 सेंटीमीटर हो तो इसकी चौड़ाई क्या होगी। आयताकार शीट का परिमाप भी ज्ञात कीजिए। आयताकार शीट का क्षेत्रफल दे रखा है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी लंबाई दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और बी क्या है, शीट की चौड़ाई। ठीक है, क्या क्या दे दिया उसने, आयत का क्षेत्रफल दे दिया, आयत की लंबाई दे दी, और उसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है आपको। तो देखिए इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, आपको लंबाई दी गई है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। आयताकार शीट का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी लंबाई दी गई है 25 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल में लंबाई का भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसलिए चौड़ाई b बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई, क्षेत्रफल है आपका 500 बटा 25, तो इसका मतलब 20। ठीक है, 25 की टेबल से कट गया, ये 25 की पहाड़े में 50 2 बार आता है, 25 दूनी 50, तो ये 2 बार कट गया और एक जीरो पीछे बचा, वो जीरो लग गया, यानी कि 20 सेंटीमीटर शीट का परिमाप हो गया आपके पास 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू 25 प्लस 20, 25 और 20 को प्लस किया तो आपके पास आया 45, और 2 को आप 45 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 90 सेंटीमीटर। इस प्रकार आयताकार शीट की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है। अनु अपने घर के सामने बगीचे के, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अनु अपने घर के सामने बगीचे के तीनों ओर बाड़ लगवाना चाहती है। इनमें से एक बाजू की लंबाई 20 मीटर और बाकी प्रत्येक बाजू की लंबाई 12 मीटर है। रुपये 150 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। इनमें से एक बाजू की लंबाई दे रखी है और बाकी की दे रखी है 12। तीन तरफ इसको बाड़ लगवानी पड़ेगी घर के सामने वगैरह बगीचे में। एक तरफ की लंबाई में तो क्या है, उसका घर बना हुआ है, बाकी तो आमने सामने की, और एक जो मेन एंट्रेंस होता है उसकी। ठीक है, तो 3 दीवार हो गई है। तो एक बाजू की लंबाई उसने दे रखी है 20 मीटर, और बाकी प्रत्येक का मतलब जितनी बची है, इनकी 2 बची हैं तो दोनों की कितनी होगी, 12-12 मीटर। ठीक है, बाड़ की आवश्यक लंबाई बगीचे का वह परिमाप है जिसमें एक भुजा सम्मिलित नहीं है। अब वो एक भुजा क्यों सम्मिलित नहीं है, क्योंकि एक भुजा में क्या बन रहा है, उसका घर बन रहा है, घर का दरवाजा मेन आने जाने का रास्ता है। ठीक है, यह 20 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 12 मीटर यानी 44 मीटर के बराबर है। इसलिए बाड़ लगाने का व्यय क्या हो जाएगा, 150 इंटू 44 बराबर 6600 रुपये। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है वर्क के लिए, ये आप लोग करके देखिए। 5th एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल और उसके बाद एक एक्सरसाइज। अगर आप लोगों को कुछ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी वो क्वेश्चन जो आपको पूछना है वो। ठीक है, आयत के भाग के रूप में त्रिभुज 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक आयत लीजिए।
आयत को विकर्ण के अनुदिश ऐसा काटिए जिससे दो त्रिभुज प्राप्त हो जाए। क्या कह रहा है? आयत को विकर्ण के अनुदिश यानी कि आयत के बीच में एक आपको क्या लेना है? विकर्ण। एक सिरे से दूसरे सिरों को आप जब मिलाते हैं चित्र के अंदर तो वो क्या होता है? उस आकृति का विकर्ण, जिससे दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं। एक त्रिभुज को दूसरे पर रखिए। क्या ये दोनों पूर्णतः समान माप के हैं? क्या आप यह कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है? क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम है? इनमें से प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? आप देखेंगे कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योगफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधा इंटू आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि एक आयत में से आपके देखिए आकृति डायग्राम देखिए, आपको तब समझ में आएगा। तब आप डायग्राम नहीं देखेंगे। डायग्राम में आपके पास एक आयत दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजा वाला। इसमें एक विकर्ण मिलाया, आयत के एक सिरे को दूसरे सिरे से मिलाया, फिर क्या किया इसने? दो त्रिभुज बन गए आपके पास। प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा होगा और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 1/2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 8 और चौड़ाई कितनी? 5। 8 पंजे 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग लीजिए और इसे 4 त्रिभुजों में बांटिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। क्या चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है? क्या वे एक दूसरे के सर्वांगसम हैं? त्रिभुजों को एक दूसरे पर रखकर जांच कीजिए प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/4 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल। डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम देखिए, आकृति 11.8। इसमें क्या क्या? दो विकर्ण खींचे एक वर्ग के अंदर। एक कोने को उसके सामने वाले कोने से और दूसरे कोने को उसके सामने वाले कोने से मिलाया तो वर्ग में कितने त्रिभुज बन गए आपके पास? 4, जो कि 4 हिस्से हैं। तो वर्ग का प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल 1/4 और भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 1/4 और 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है आपके पास 25। 5 का स्क्वायर तो यानी कि 5 इंटू 5, तो ये होता है आपके पास 25। 25/4 क्या होगा? 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतों के अन्य सर्वांगसम भागों के लिए व्यापीकरण। 6 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत को दो भागों में बांटा गया है। क्या कह रहा है वो? 6 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई। 6 सेंटीमीटर लंबाई, देखिए आप ABCD देखिए चित्र को ध्यान से। आकृति 11.9। ये 6 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई है। ठीक है, तो इसने क्या किया? इनको दो को बराबर भागों में बांटने के लिए AD को 2:4 के अनुपात में डिवाइड कर लिया और BC को 4:2 के पॉइंट पर डिवाइड कर लिया है। एक दूसरे को दो भागों में बांटा गया है जैसा आकृति में दिखाया गया है। आयत को दूसरे कागज पर ट्रेस कीजिए और आयत को EF के अनुदिश काटकर दो भागों में बांटिए। एक भाग को दूसरे पर रखिए। देखिए कि क्या वे एक दूसरे को पूर्णतः ढकते हैं? आपको इन्हें घुमाना भी पड़ सकता है। क्या ये सर्वांगसम है? दोनों भाग एक दूसरे से सर्वांगसम हैं। इस प्रकार एक भाग का क्षेत्रफल दूसरे भाग के क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। प्रत्येक सर्वांगसम भाग का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू आयत का क्षेत्रफल। हाफ क्यों हुआ ये? क्योंकि आयत को आपने दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। इसकी लंबाई कितनी है? 6 और चौड़ाई कितनी है? 4। तो 1/2 इंटू 6 इंटू 4, 6 चौ 24। 24 में आप 2 का भाग देंगे तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? देखिए, हमें वर्ग और आयत के अतिरिक्त बहुत से दूसरे आकार देखने को मिलते हैं। आप एक भूखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे जिसका आकार समांतर चतुर्भुज जैसा है? आइए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त करने की एक विधि ज्ञात करते हैं। क्या एक समांतर चतुर्भुज को एक समान क्षेत्रफल वाले आयत में रूपांतरित किया जा सकता है? ग्राफ पर एक समांतर चतुर्भुज बनाइए जैसा कि आकृति 11.10 फर्स्ट में दिखाया गया है। इस समांतर चतुर्भुज को काटिए। समांतर चतुर्भुज के एक शीर्ष से इसकी सम्मुख भुजा पर एक लंब खींचिए। इस त्रिभुज को काट लीजिए। इस त्रिभुज को समांतर चतुर्भुज की दूसरी भुजा के साथ रखिए। आकृति 11.10 थर्ड। ठीक है, जैसा कि इसमें बताया गया है।
तो डायग्राम को देखने के बाद आप कैसा आकार प्राप्त करते हैं? आप एक आयत प्राप्त करते हैं। क्या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बनाया गया आयत के क्षेत्रफल के बराबर है? हाँ, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर बनाया गया आयत का क्षेत्रफल। आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या है? हमने देखा कि बनाया गया आयत की लंबाई समांतर चतुर्भुज के आधार की लंबाई के बराबर है और आयत की चौड़ाई समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई के बराबर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई l इंटू बी। लेकिन आयत की लंबाई l और चौड़ाई b क्रमशः समांतर चतुर्भुज का आधार b और ऊंचाई h ही है। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को आप क्या किसे डिनोट करेंगे? आधार इंटू ऊंचाई से। देखिए अपन इसको लंबाई इंटू चौड़ाई नहीं लिख सकते, यहाँ पे आपको आधार इंटू ऊंचाई b इंटू h लिखना होगा। समांतर चतुर्भुज की किसी भी भुजा को आधार ले सकते हैं। इस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब उसी ऊंचाई कहलाती है। समांतर चतुर्भुज ABCD में DE AB पर लंब है। यहाँ AB आधार और DE समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है। देखिए क्या कह रहा है वो, समांतर चतुर्भुज की किसी भी भुजा को आधार ले सकते हैं। कोई भी भुजा को आप आधार मान सकते हैं। इस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब उसकी ऊंचाई कहलाती है। समांतर चतुर्भुज ABCD, अब डायग्राम देखिए आप, ABCD में DE सॉरी यहाँ F से डिनोट किया हुआ है लेकिन यहाँ D लिखा हुआ है, इसमें करेक्शन है, आप F को E कर लीजिए। DE AB पर लंब है। ये इधर देखिए ये वाला डायग्राम है आपका ABCD में DE AB पर लंब है तथा AB और DE समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है। AB और DE समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है। AB आधार और DE समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई। AB को तो क्या मान रहा है? आधार और DE समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है। समांतर चतुर्भुज ABCD में BF सम्मुख भुजा AD पर डाला गया लंब है। ये BF सम्मुख भुजा AD पर डाला गया लंब है। यहाँ AD आधार और BF ऊंचाई है। आपको समांतर चतुर्भुज दिए गए हैं, इनको आपको एक्टिविटी करनी है इनकी। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और अपने परिणाम का विश्लेषण कीजिए। आप देखेंगे कि इन समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल अलग अलग है लेकिन परिमाप समान है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको समांतर चतुर्भुज का आधार और संगत ऊंचाई को ज्ञात करने की आवश्यकता है। फिर आपको कुछ एक्टिविटी दी गई हैं। फिर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप? एक माली पूरे तिकोने पार्क पर घास का व्यय जानना चाहता है। इस स्थिति में हमें त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने की आवश्यकता है। आइए एक त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्राप्त करने की विधि देखते हैं। विधि आप लोग पढ़िए। उसके बाद देखिए आप देखेंगे कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योगफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः समांतर चतुर्भुज के आधार और ऊंचाई के बराबर है। तो प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपके पास? हाफ इंटू समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या था आपके पास? आधार इंटू ऊंचाई। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1/2 इंटू B इंटू H या फिर 1/2 BH संक्षेप में भी लिखा जा सकता है। उसके बाद देखिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि सभी सर्वांग त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वे त्रिभुज जिनका क्षेत्रफल बराबर हो वे सर्वांग सम हो। सर्वांग त्रिभुजों का क्षेत्रफल तो बराबर होगा लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिनका क्षेत्रफल बराबर हो वे सर्वांग सम हो। आधार 6 सेंटीमीटर वाले एक अधिक कोण त्रिभुज ABC पर विचार करते हैं। आकृति 11.16 पे देखिए आप एक त्रिभुज ABC पर विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? कि इसमें एक अधिक कोण है। इसकी ऊंचाई AD शीर्ष A से DC पर लंब है। शीर्ष A से DC पर लंब है जो त्रिभुज के बाहर स्थित है। क्या आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? ठीक है,
इसके बाद एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, एग्जाम्पल देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और उसकी संगत ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होगा, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अभी हमने देखा कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपके पास आधार इंटू ऊंचाई। आधार दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी हुई है h 3 सेंटीमीटर। आपने फॉर्मूला लगाया b इंटू एच और 4 इंटू 3 यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है 7 एग्जाम्पल, 8 एग्जाम्पल आप इन्हें करिए। 9 एग्जाम्पल अगर आप लोगों को नहीं आता है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं आप लोगों को अलग से इसका एक वीडियो बनाकर दे दूँगी। इसके बाद एक्सरसाइज आती है 11.2, ये आप लोगों को करनी है। अब आती है नेक्स्ट पॉइंट आपका वृत्त। वृत्त क्या होता है? एक दौड़ पथ अपने दोनों किनारों पर अर्धवृत्ताकार है। अर्धवृत्ताकार, क्या आप एक धावक द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं? यदि वह इस दौड़ पथ के 2 पूरे चक्कर लगाता है तब आकार वृत्ताकार हो जाता है, तो हमें उसके चारों ओर की दूरी प्राप्त करने की एक विधि ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब उसके चारों ओर की जो लंबाई है वो वृत्त की। तान्या गत्ते के घुमावदार आकार के अलग अलग कार्ड काटती है। वह इन कार्डों को सजाने के लिए इनके चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। प्रत्येक के लिए उसे कितनी लंबी किनारी की आवश्यकता होगी? उसने 3 अलग अलग डायग्राम दिए हुए हैं। आप एक पैमाने रूलर की सहायता से वक्र को नहीं माप सकते क्योंकि ये आकृतियाँ सीधी नहीं हैं। आप क्या करेंगे? आकृति 11.28 में दिए गए आकार की आवश्यक किनारी की लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको एक तरीका बताया जा रहा है। कार्ड के किनारे एक बिंदु अंकित कीजिए, उसे एक टेबल पर रखिए। बिंदु की स्थिति को टेबल पर भी अंकित कीजिए। अब वृत्ताकार कार्ड को एक सरल रेखा की दिशा में टेबल पर तब तक घुमाइए जब तक अंकित बिंदु टेबल को दोबारा स्पर्श न कर जाए। इस दूरी को रेखा के अनुदिश में मापिए। यह आवश्यक किनारी की लंबाई है। यह कार्ड के अंकित किए गए बिंदु से कार्ड के किनारे वापस उसी बिंदु तक की दूरी है। आप एक धागे को वृत्ताकार वस्तु के चारों ओर किनारे किनारे रखकर भी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी इसकी परिधि कहलाती है। ऊपर दी गई तालिका से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या यह अनुपात लगभग समान है? हाँ। क्या आप ऊपर दी गई तालिका से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या यह अनुपात लगभग समान है? हाँ। क्या आप यह कह सकते हैं कि एक वृत्त की परिधि हमेशा इसके व्यास के 3 गुना होती है? हाँ। यह अनुपात स्थिर है और इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान लगभग 22/7 या 3.14 होता है। पाई का मान क्या होता है आपके पास? 22/7 या 3.14 रखकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ हम कह सकते हैं कि C/D बराबर पाई। यहाँ C वृत्त की परिधि है और D इसका व्यास है, पाई D। तो वृत्त की परिधि C निकालने के लिए आप D कहाँ चला जाएगा? पाई के साथ ऊपर चला जाएगा, तो C = पाई D हो जाएगा, यानी कि पाई इंटू इसका व्यास। ठीक है। हम जानते हैं कि एक वृत्त का व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी कि D क्या होता है? 2r। r क्या होती है? त्रिज्या, और त्रिज्या का दोगुना यानी कि 2 × r यानी कि 2r होता है। अर्थात D बराबर 2r, तो C बराबर पाई D या पाई इंटू 2r, या आप इसको कह सकते हैं परिधि की होती है 2πr। उसका क्षेत्रफल होता है आपके पास वृत्त का πr²। एग्जाम्पल देखिए 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। यहाँ आप लोगों को ध्यान देना है कि क्वेश्चन में आपको व्यास दिया हुआ है या त्रिज्या दी गई है। व्यास दिया हुआ है तो आप उसे एज इट इज़ लिखेंगे, और अगर त्रिज्या दी गई है तो उसको दुगना करेंगे, उसके बाद पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पाई की वैल्यू दी गई है ब्रैकेट में, पाई = 3.14 लीजिए। वृत्त का व्यास D बराबर 10 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि होती है पाई D। 3.14 × 10 बराबर 31.4 सेंटीमीटर। अतः 10 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है। एक वृत्ताकार तस्तरी की परिधि ज्ञात कीजिए। यदि इसकी त्रिज्या
14 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए आपको व्यास नहीं दिया, त्रिज्या दी गई है, तो आपको परिधि के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2πr। ठीक है, परिधि आपको दी गई है और आपको क्या ज्ञात करना है, परिधि ज्ञात करनी है, त्रिज्या दी गई है। ठीक है, 2πr फॉर्मूला लगाएंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, त्रिज्या आपको 14 दी गई है। अब यहाँ 22/7 क्यों रखा, 7 से 14 को काटने में आसानी होगी। 7 के पाड़े में 14 2 बार आता है, 7 दूनी 14। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 14, तो ये आपके पास आ गया 88 सेंटीमीटर। अतः वृत्ताकार तस्तरी की परिधि 88 सेंटीमीटर है। वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या, पाइप के चारों ओर एक बार टेप लपेटने की आवश्यक लंबाई यानी कि परिधि। एक वृत्ताकार पाइप है यानी कि वृत्त की परिधि आ गई, वृत्त की परिधि आ गई, तो यहाँ त्रिज्या दिख रही, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, 2πr। देखिए 2πr लगा के इसमें क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एज इट इज वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपके पास πr²। ये देखिए हम देखेंगे यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ गया आपके पास πr²। पाई का मतलब क्या है, 22/7 या 3.14 आप कुछ भी ले सकते हैं। और आर क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या। और अगर आपको व्यास दिया हुआ हो तो उसको आपको यहाँ आधा करना पड़ेगा, व्यास बटा 2 करके त्रिज्या निकालनी पड़ेगी जब आप इसे लिखेंगे। एग्जाम्पल देखिए 17, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या दे रखिए r बराबर 30 सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं πr² होता है। पाई की वैल्यू आपने यहाँ रखी है 3.14 और r की वैल्यू क्या है, 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर है, यहाँ 30 नहीं लिखना, r² फॉर्मूला होता है, तो 30 इंटू 30 आएगा यानी कि 900। 3.14 इंटू 900 करा तो आपके पास आ गया 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ व्यास दिया हुआ है, वही कंडीशन लग गई जो मैंने आपको अभी बताई थी। एग्जाम्पल नंबर 18 में एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास दिया हुआ है, आपको व्यास दिया हुआ है, तो आप जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr² होता है, तो व्यास का आधा करके पहले हमको इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। व्यास d बराबर 9.8 मीटर, तो त्रिज्या r बराबर 9.8/2 यानी कि 4.9 मीटर। फिर उसके बाद हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे πr² से। पाई की वैल्यू रखी 22/7, यहाँ आप 3.14 भी लिख सकते हैं क्योंकि इसने दिया हुआ नहीं है कि आपको पाई कितना रखना है। इंटू 4.9 का स्क्वायर 22/7 इंटू 4.9 इंटू 4.9 बराबर 75.46। वैसे तो इसको बोलने का सही तरीका ये है कि 75.46 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक एक्सरसाइज है, इसे आप लोगों को करना है। इकाइयों का रूपांतरण। इकाइयों का रूपांतरण करने के लिए आपको ये सब पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर में कितने mm स्क्वायर होंगे, देखिए ये सॉल्व करके बताया हुआ है। 1 सेंटीमीटर में 100 इंटू 1 mm स्क्वायर यानी कि 100 mm स्क्वायर होता है। 1 मीटर स्क्वायर को आप 1 इंटू 1 लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 100 इंटू 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1 इंटू 1 और 100 इंटू 100 सेंटीमीटर यानी कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। किलोग्राम को मीटर में बदलना, हेक्टेयर को मीटर में बदलना, हेक्टेयर को मीटर में बदलना। जब क्षेत्रफल की एक इकाई को छोटी इकाई में बदलते हैं तो परिणाम स्वरूप इकाइयों की संख्या अधिक होती है। इनका उपयोग क्या होता है, उपयोग देख लीजिए। आपने ध्यान दिया होगा कि बहुधा पार्कों या बगीचों में उनके चारों ओर या बीच में चौपड़ की तरह कुछ स्थान पथ के रूप में छोड़ दिया जाता है। एक फ्रेम किए हुए चित्र या पेंटिंग के चारों ओर कुछ स्थान छोड़ दिया जाता है। ऐसे पथ या बॉर्डरों को क्षेत्रफल को ज्ञात करने की आवश्यकता होती है जब हम उनके बनाने का व्यय ज्ञात करना चाहते हैं। इसलिए आपको ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 20 और 21। इनको सेम एज इट इज वैसे ही होंगे ये।
हम लोगों को उसको करना है और फिर ये एक्सरसाइज करनी है। अगर आप लोगों को कुछ नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको पर्टिकुलर उन क्वेश्चंस को बता दूँगी। आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।